अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तान भर के कुछ वकला ग्रुप्स की तरफ से एहतजाज के बावजूद कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 मज़ीद जजों की तैनाती कर दी गई है और इसके अलावा एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर एक्टिंग यानी कि कायम मुकाम जज या जस्टिस के तौर पर तैनात किया गया है। कल रेड जोन सील रहा। कुछ वकला तंजीमों ने एहतजाज किया। सिंध हाई कोर्ट बार से, सिंध बार से भी वकला यहाँ पे आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के भी कुछ वकला एहतजाज कर रहे थे, मगर फिर हुआ वही जो होना था, यानी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो नई 26वीं आइनी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन ने अपने अक्सरियती वोट के ज़रिए और उस कमीशन के 4 अरकान के बॉयकॉट के बावजूद भी 6 जजों को तैनात किया और एक एक्टिंग जज को तैनात किया। हम बात करेंगे कि ये जजेस की जो तैनाती जो भी हुई है और उसकी जो भी वजूहात सामने आई हैं वो कितनी मंतकी हैं और फिर इन तैनातियों के बाद अब क्या सूरत हाल होगी। फिर हम इस पर भी बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जजों की जो रिप्रेजेंटेशन थी सीनियरिटी के मामले पे, उसको भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आखिरी झटका जो उन्होंने लगाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और बज़ाहिर जो उन्होंने अपने स्कोर सेटल किए हैं उन 5 जजेस से, जो उन्होंने एक बहुत पहले ख़त भी लिखा था उस हवाले से, तो उसका क्या मतलब है और वो जो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है 5 जजों की रिप्रेजेंटेशन, अब उसके बाद उन 5 जजों के पास कौन सा कानूनी रास्ता है। और फिर हम बात करेंगे उन जजेस के भी जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और अब सुप्रीम कोर्ट में क्या इतनी गुंजाइश है कि यहाँ पे वो बतौर जज अपनी अपनी अदालत भी लगा सकें, क्योंकि कुल जो सुप्रीम कोर्ट की तादाद अब बताई जा रही है, कानून जो आया है उसमें 34 है और अब कल की तैनातियों के बाद ये तादाद जो है एडहॉक जज और एक्टिंग जज को मिलाकर जो है 25 हो जाती है। फिर ये भी एक सवाल है कि क्या ये तमाम जजेस फुल कोर्ट में शामिल होंगे जिनमें एडहॉक भी होंगे और एक्टिंग भी होंगे, और क्या जो एक्टिंग जज लगाए गए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब वो कितने अरसे के लिए हैं, और अगर वो वापस जाएंगे तो क्या उनकी सीनियरिटी का मामला जो है वो हल हो जाएगा, और क्या एक्टिंग जज लगाने का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी समझते हैं कि सीनियरिटी का मामला अभी भी हतमी तौर पे तय होना बाकी है। ज़ाहिर बात है अब रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट हुई है तो जजेस के पास जो रवायती तौर पे जो ये कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, फिर ये जजेस 184(3) यानी कि अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ अपने भी और पब्लिक इंटरेस्ट के भी और पब्लिक के भी उनके नफाज के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले तो अदील, ये बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वॉकआउट किया। 2 सीनियर तरीन जजेस हैं और फिर उसके बाद जो 2 अरकान कमीशन हैं जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौर अली ख़ान, दोनों ने बतौर सियासतदान जो नुमाइंदगी कर रहे थे अपनी पार्टी की PTI की, उन्होंने भी वॉकआउट किया है। और फिर हमने बाद में रात गए सुना जो अख्तर हुसैन को शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये जो बॉयकॉट हुआ है, इस बॉयकॉट को आप कैसे देखते हैं और आप समझते हैं कि मामला अब इस बॉयकॉट से भी आगे जाएगा, ख़ास तौर पे जब अब नए 6 जजेस आएंगे और वो भी बतौर जज काम करना शुरू करेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि वो जो पहले कोर्ट रूम में अनाउंस किया गया था आइनी बेंच की तरफ से कि जो 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तें हैं उन्हें 3 हफ्ते बाद लगाया जाएगा, तो जो तहरीरी हुक्मनामा आया उसमें वो 3 हफ्ते का लफ्ज़ निकाल दिया गया, गैर मुअय्यना मुद्दत कर दिया गया। तो अब इससे मुराद क्या हो सकती है कि अब जब भी वो केस लगेगा तो क्या आइनी बेंच हो सकता है उसको या तो एक्सपेंड कर दिया जाए, या फिर अगर फुल कोर्ट का फ़ैसला होता है तो उसमें ये नए जजेस भी शामिल होंगे, और जब नए जजेस शामिल होंगे तो वो जो कहते हैं ना कि आए थे हम किसी काम के लिए उससे ज़्यादा मसला बन गया, वो मैं मिसाल नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये है कि अब वो फुल कोर्ट का रोना रोएंगे तो कहेंगे बना देते हैं, तो उस फुल कोर्ट में फिर वही होगा कि ये नए 6 जजेस भी शामिल होंगे, तो वरना वो कहेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप हम साथ से ही सुनना चाहते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप उन 6 जजेस को भी, यानी कि 100 प्याज और 100 आलूओं के बीच में जो है वो एक ऑप्शन क्रिएट की गई है कि 100 प्याज खाने या 100 आलू खाने,
बिल्कुल। तो अब देखें 100 आलू ही अब मेरे ख्याल में कुछ बेहतर ऑप्शन है, वो ट्राई नहीं हुए क्योंकि प्याज तो खा चुके हैं सर। क्या कहेंगे आप? सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अभी तक ये कंट्रोवर्सी जो है या ये जो तनाज़ा है ये ख़त्म नहीं हुआ। गो के 26वीं आइनी तरमीम को वैलिडेट करने के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि इस पूरे सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ उसमें एक मोहर सब्त कर दी है। और अब वो जो एक रास्ता, एक गुंजाइश बाकी थी उस 26वीं आइनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए, उसे ख़त्म कर दिया है उन्होंने। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जो 2 जजेस साहिबान हैं उन्होंने बाइकआउट किया है, चले मेंबरान की तो समझ में आती है कि वो सियासी साइड पर हैं, उनका अपना एक इख्तलाफ हो सकता है, मगर जो जुडिशल कमीशन के सबसे सीनियर तरीन अरकान हैं यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट में हम सीनियरिटी को देखें तो सबसे सीनियर वही 2 जजेस हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी भी सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं। वो जब इख्तलाफ कर रहे हैं और बाइकआउट कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि काफ़ी तलखी भी वहाँ पर हुई है, उन्होंने कहा है कि ये गैर कानूनी है, जो भी हो रहा है गैर आइनी हो रहा है। वो अलग बात है कि माजी में इसी जुडिशल कमीशन में बैठकर वो राय भी दे चुके हैं इसी गैर आइनी कमीशन में। अब सूरत हाल ये है कि आज वो जजेस साहिबान बाइकआउट कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन मंजूरी दे रहा है, 7 नए जजेस अपॉइंट कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल बुनियादों पर। उन 6 या 7 को अगर फुल कोर्ट में शामिल कर लिया जाता है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाले फुल कोर्ट में, तो फिर ये तनाज़ा दोबारा एक दफ़ा खड़ा होगा। और फिर जो जजेस साहिबान हैं उनके सिवा, उनके पास माँ सिवाय खतूत के या अपने डाइसेंटिंग नोट्स के और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। अब मैं ये समझता हूँ सर, 26वीं आइनी तरमीम जिस मकसद के लिए लाई गई थी वो मकसद तो काफ़ी हद तक अचीव कर लिया गया है, और अब उसके रास्ते में जो रुकावट हायल करनी थी या रुकावट हायल हो सकती थी वो रुकावटें भी अब अबूर कर ली गई हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के पास एक बड़ा अहम मौका था, सुनहरी मौका था कि वो कल कम अज़ कम कुछ कर नहीं सकते, इतने वो बाइख्तियार नहीं हैं बतौर चीफ जस्टिस के जुडिशल कमीशन की मीटिंग को मौखर कर दें या अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर लें, लेकिन अपनी इंटेंट वो शो कर सकते थे। और सिर्फ आप जैसे अभी बात हो रही थी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अपॉइंटमेंट पर, सिर्फ एक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के वोट से आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह नज़र आता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये दोनों क्योंकि बेनिफिशरी हैं और वो नहीं समझते कि 26वीं आइनी तरमीम पर कुछ इंडिपेंडेंट माइंड के जो जजेस हैं, जो अक्सरियत में इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनकी नज़र में या बादियों नज़र में उनको फुल कोर्ट उन पर फुल कोर्ट मुश्तमिल किया जाए और बनाया जाए और 26वीं आइनी तरमीम पर समाअत की जाए, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आज जो इंडिपेंडेंट जजेस साहिबान हैं या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये लोग अक्सरियत हासिल कर लेते हैं फुल कोर्ट के अंदर बैठकर और 26वीं आइनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करने का फ़ैसला कर सकते हैं, तो फिर आपको मालूम है ये पूरी प्रैक्टिस ही बेकार हो जाती है। इस वजह से हत्तल इम्कान ये कोशिश की गई है, चाहे जजेस साहिबान नाराज़ हों, चाहे आपके पुराने ताल्लुकात हों 30-30, 40-40 साल के, मगर जहाँ पर चीफ जस्टिस का ओहदा है आप वहाँ पर सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। और वैसे भी घोड़े पे चढ़ा हुआ आदमी जो है वो नीचे राह चलते आदमी को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, और वो समझता है कि घुड़सवार समझता है कि वो आसमान को छू रहा है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया है जस्टिस मियांगुल हसन औरंगज़ेब को, एक्टिंग जस्टिस हाँ जस्टिस, मेरे मुंह से चीफ जस्टिस लग गया, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लगना था अगर लगते भी। तो बहरहाल इससे मुझे तो इसके 2 मतलब नज़र आते हैं। एक तो जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए उन्होंने एक पतली गली का रास्ता निकाला है, और एक तरफ वो ये तासुर दे रहे हैं मियांगुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से कि उनके काम चीफ जस्टिस या उनके चीफ जस्टिस बनने का हाई कोर्ट के अभी भी इम्कान मौजूद है। बिल्कुल। और अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहते तो वहाँ पे जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके अंदर उनका नाम आता, मगर जस्टिस सरफराज डोगर के बाद में आता, तो उससे यूँ लगता कि सीनियरिटी का मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक वो फाइनल हो गया था। मगर कल बज़ाहिर हुआ ये है कि जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर भी एक राय ये थी कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को सुप्रीम कोर्ट में ना लाया जाए जब तक ये सीनियरिटी का मसला हल नहीं होता, क्योंकि एक दलील दी गई थी। तो मुझे लगता है कि कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को अचानक ख्याल आया कि यार ये तो उनसे गलती हो गई कि वो जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले उन्हें जजों की रिप्रेजेंटेशन का फ़ैसला कर देना चाहिए था, और फैसला वही था जो उन्होंने बाद में किया। और उन्होंने फिर ये हुआ कि इजलास के फ़ौरन जाते साथ ही
उन्होंने एक दिन की भी ताख़ीर नहीं की और उसी तारीख में उन्होंने वो फ़ैसला जारी कर दिया, ये तासुर देने के लिए कि कल कोई मेरी अपॉइंटमेंट ना चैलेंज कर दे कि नीचे मसला हल हुआ नहीं, ये ऊपर कैसे आ गया। तो तासुर उन्होंने ये दिया कि फ़ैसला तो मैं सुबह लिख चुका था, लेकिन जुडिशल कमीशन के इजलास में वो ये बता नहीं सके या शेयर नहीं कर सके, तो उन्होंने इजलास के फ़ौरन बाद ही वो फ़ैसला जारी कर दिया और 5 जजों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मुस्तरद कर दिया। तो बड़ी जल्दबाजी में उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की है। दूसरा ये है कि जो कल अख्तर हुसैन साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी के एक वोट की मदद से चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं। अगर याहिया अफरीदी ये वोट ना देते तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते थे। तो फिर ये भी वजह अख्तर हुसैन साहब ने बताई कि चीफ़ जस्टिस का ये मौक़िफ़ था कि वो ज़ाती तौर पे जो है वो जजों के तबादले की बुनियाद पे सीनियरिटी का जो तयन हुआ है उसके वाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी कि ज़ाती तौर, लेकिन वो अपने साथ ही लेकर जाएंगे उन तहफ़्फ़ुज़ात को। हाँ, वो जहाँ भी जाएंगे, लोग कहते हैं ना कब्र में कुछ चीज़ें ले जाते हैं, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात कब्र में भी कुछ लोग अपने ज़िंदगी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी ज़ाती तौर पे मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक जज को तबादला करके उसको सीनियरिटी जो है वो दे दी जाए, मगर मैं वोट डाल रहा हूँ। मुझे वो रज़ा रब्बानी के वो आंसू से बहते आंसू याद आ गए कि जिन्होंने आंसू बहा के वो 21वीं तरमीम को फ़ौजी अदालतें बनवाने के लिए वोट दे दिया था। तो मैं तो इसको ये नहीं समझता कि एक जज जो है, एक चीफ़ जस्टिस, उसकी एक ज़ाती राय है और एक ज़ाती राय है और एक शायद ज़ाती मजबूरी है। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो, एक काजी है, एक मुंसिफ है, और वो कह रहा है मेरी ज़ाती राय तो है लेकिन वो मेरी ज़ाती है। सर आप यानी कि अगर वो गलत है तो आप उसको ज़ाती राय भी कैसे रख सकते हैं? अगर वो इतनी गलत है कि आप उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते तो आप वो सोच भी क्यों रख सकते हैं? आप वो राय भी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी ज़ाती राय है और ये गलत हो सकती है ज़ाती राय, मगर आप उसको ज़ाती राय और सरकारी राय को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? आपने हल्फ उठाया हुआ है आइन के दिफा का। आप ये नहीं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये कहना चाह रहे हैं ज़ाती तौर पे तो मेरी राय जो है वो आइन के बरखिलाफ़ है, इसलिए मैं सरकारी तौर पे जो वोट है वो आमिर फ़ारूक के हक़ में दे रहा हूँ, या फिर आमिर फ़ारूक को ऊपर लाना जो है वो जो है आइनी तौर पे गलत है और सरकार ज़ाती राय मेरी है। तो इसलिए उन्होंने वही रवायती पतली गली का रास्ता निकाला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को एक्टिंग जज लगा के सुप्रीम कोर्ट ले आए, यानी कि ना बजेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। और अब होगा क्या? अब होगा ये कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है ना तकरीबन 6 महीने साल तक उनका टेस्ट होगा, उनका एक ऑडिशन होगा, उनको जो है एक एडिशनल जज के तौर पे आजमाया जाएगा कि भाई ये बंदा सीधा है कि नहीं है। अगर सीधा हुआ, अगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा देंगे। अगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ न की और वो उस ट्रैक पे न चढ़े जिस ट्रैक पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अब खुद चढ़ चुके हैं, तो फिर उनको वो एडिशनल जज ही रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और वो डोगर साहब जो हैं अगले 6 महीने 1 साल तक वो तमाम काम निपटा देंगे जो काम उनको बज़ाहिर सौंपे जा रहे हैं। वो जब सारे काम हो जाएंगे तो फिर कहेंगे ये लो जी आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मियां गुल साहब आप जाएं और संभाल लें इसको। बात वो आप वाली है। अब इन जजों की इतने बड़े पैमाने पर तैनातियों के बाद अब तो शायद जुडिशल कमीशन को भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आइनी बेंच की भी शायद इतना वो अब वो नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी अब फुल कोर्ट इधर भी अगर बनती है तो उसमें भी अक्सरियत जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में होगी। तो मेरे और फिर दूसरी ये जो राय दी गई है एक और चीफ जस्टिस ने, मुझे उस पर भी बड़ी हंसी आई और मैं समझता हूँ ये भी एक दोगलापन है। आपको याद है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तैनाती हुई थी, 2 जजों की, और बाद में तबादले हुए थे जजों के, 3 जजों के, तो फिर मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था ये तो हमें जश्न मनाना चाहिए कि चारों सूबों से हर रंग नस्ल ज़ुबान के जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि ये एक वफाकी अदालत है, ये तो सारी लसानी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये तो हमें खुश होना चाहिए कि इस्लामाबाद की अदालत के अंदर चारों सूबों के रंग हमें नजर आ रहे हैं। बिल्ली थैले से बाहर अच्छा, वो भी दोगलापन था। वो दोगलापन इसलिए था कि भाई अगर आप वाकई रंग नस्ल और मजहब लसानी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नुमाइंदगी देना चाहते हैं लोगों को, तो आप उन्हें डायरेक्टली अपॉइंट करें ना। आप तबादले क्यों कर रहे हैं? क्या इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे इस्लाम आबाद है और जहाँ पे दीन के अमीन भी मौजूद हैं, क्या उसके अंदर सिंधी बलोची
पठान और पंजाबी वकला नहीं है जिनकी यहाँ 15-15 साल प्रैक्टिस है? क्या उनको जज नहीं लगाया जा सकता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? भाई आप 3 दिन पहले 2 जज लगा रहे हैं, वकीलों को डायरेक्ट लगा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि लसानी बुनियादों पर नुमाइंदगी के लिए दूसरी हाई कोर्ट पर। क्या दूसरी हाई कोर्ट से क्या? ये खालिस दूध जो है ये सिर्फ दूर दराज इलाकों से ही मिलता है, आपको इस्लामाबाद में नहीं मिलता कोई खलूस और खालिस दूध वाला। अच्छा, वही काम आप उन्होंने क्या किया जी कि हमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में टैक्स मैटर्स के लिए हमें एक जज चाहिए था। वही अगर टैक्स मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है तो आप एक टैक्स मैटर के लिए एक कच्ची नौकरी वाले को क्यों ला रहे हैं? आप उनसे टैक्स मैटर में कौन से फैसले करवाना चाह रहे हैं? आप आइन और कानून की बजाय आप उन्हें कच्ची नौकरी दे के टैक्स मैटर में फैसले करवाना चाह, आप उन्हें पक्की नौकरी क्यों नहीं दी? आप उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ला सकते थे। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उन पहले 5 जजों में थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जहां से सुप्रीम कोर्ट में जजों को लाने के लिए कंसिडर किया गया। लेकिन सारे जजों हाई कोर्ट से एक ही जज को लाना था ना इस दफा। नहीं, एक का क्या, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है। ये कोई कायद रूल तो नहीं है कि एक जज को लाना है, ये तो कमीशन ने करना है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मंतक जो है ये दोगलापन है और माजरत के साथ ये मुनाफकत है कि कुछ जजों को आप ला रहे हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हो, कुछ को आप एडिशनल और कायम मकाम ला रहे हैं कि हमें टैक्स का जज चाहिए। तो टैक्स का जज पक्का जज नहीं चाहिए टैक्स का, तो आप उन्हें अपॉइंट कर लेते ऑलरेडी मौजूद हैं। जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस मंसूर हैं, Exactly. हिमसेल्फ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये तमाम लोग हैं। समझ नहीं आ रही, जाहिर बात है वजह वही है सर। कुछ लोग पतली गली वाली बात है, बात कर रहे हैं। इन्होंने कुछ ऑफर भी शायद किया था, कुछ ये भी खबरें आ रही हैं एक मुलाकात में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कहा गया था कि शायद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ऊपर तो ज्यादातर लोगों का इत्तेफाक नहीं है, मियां गुल ज्यादातर लोगों का या किन लोगों का, उनका किन का, क्योंकि ये आपको भी मालूम है खबर जो है ये वो वाली नहीं है जिसको हम बिल्कुल ऑथेंटिकेट करके, बहुत से लोग इसको रिपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये कहा जा रहा है, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा था कि अगर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को बनाया जाए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब आप उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं? तो मगर उस पर शायद नज़र यही आ रहा है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब खुद भी नहीं चाहते थे इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान चीफ जस्टिस बनना, और उन्होंने भी शायद कहा, ये तो हमारी गलत फहमी भी थी जैसे याया अफरीदी के बारे में। हम कह रहे थे ओहो एक जज ने 3 साल बाद रिटायर होना है और 3 साल की वो बाकायदा खबरें चलवाई गई थी। ये बड़ी बड़ी खैर गलत फहमियाँ रही हैं। पहले काजी फैसा के बारे में रही थी, फिर चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बारे में ये गलत फहमी रही थी। बहरहाल अब तो वो काठी के घोड़े हैं और वो दुड़की लगाई जा रहे हैं, हालांकि जाके ही नहीं रहे एक ही जगह पे। वो आपको पता है ना, वो लकड़ी का घोड़ा जो होता है, लकड़े की काठी, लकड़े की काठी है, काठी का घोड़ा है। सो बहरहाल अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो रिप्रेजेंटेशन जो रिजेक्ट की है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, अब उसके खिलाफ जो है जो रवायात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, पहले भी सीनियरिटी के मामले पेंडिंग रहे हैं। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि जस्टिस वकार सेठ जो मरहूम तारीखी एक जज थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को गद्दार करार देते हुए 6 मरतबा सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई और बड़े सख्त फैसला भी दिया कि उनकी बॉडी को भी डी चौक से लाके जो है लटकाया जाए अगर वो जिंदा मिलते हैं या मुर्दा मिलते हैं। तो उनकी भी एक सीनियरिटी के हवाले से एक दरख्वास्त यहाँ पेंडिंग है जिससे, और उनका एतराज़ था जस्टिस अमीनुद्दीन और मोहम्मद अली मजहर साहब भी थे। मोहम्मद अली मजहर तो बाद में जस्टिस अमीनुद्दीन के ऊपर उनका एतराज़ था कि उनको क्यों लाया गया है। तो अब हमें अंदाज़ा होता है कि उनका एतराज़ कितना दुरुस्त था, वो कितने दूर अंदेश थे। उन्हें शायद पता था कि ये जो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे दीन के अमीन हैं जो इतने ज़्यादा भी अमीन नहीं है, वो वही वाले सादिक और अमीन ही है। सब वो जमाल मंदोखेल साहब के पास सितंबर में लगी हुई थी उनकी अपील अभी लास्ट वीक, मगर वो शायद मुलतवी हो गई है। अच्छा, वैसे एक चीज़ है इससे पहले, आई एम सॉरी, मैं कहना चाह रहा था कि हमारी अदलिया में लोग इतने अमीन हैं जितने वो हमारे पार्लियामेंट में सादिक हैं जो स्पीकर हैं। तो वो ये सादिक और अमीन मिल के जो है देखिए क्या करते हैं। बहरहाल अब ये अगर आती भी है अपील तो क्या वो जजों की सीनियरिटी का मामला, जस्टिस वकार सेठ का मामला भी पहले तो इस चीज़ को डिसाइड सर ज़रा आपसे हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं ना कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, एक ज़ाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर 5 जजेस साहिबान ने फाइल की थी बिफोर देयर ओन चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस साहब ने तो उस पर फैसला कर दिया। गो कि कहा जाता है कि एक स्पीकिंग ऑर्डर आना चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर तो नहीं आया, सिर्फ उसको मुस्तरद ही किया गया है। तो अब आप क्या समझते हैं कि चलें स्पीकिंग ऑर्डर ना आए या आए, मुस्तरद हो गया, फैसला तो आ गया,
अब उस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे या कोई और रेमेडी भी उनके पास दस्तयाब है? देखिए, बज़ाहिर उनके पास कोई रेमेडी नहीं है, और जहाँ पे कोई रेमेडी नहीं होती वहाँ पे फिर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, क्योंकि मामला उन जजों के मफाद का नहीं है, ये मामला अदलिया की आज़ादी का है, ये मामला जो है मफाद आमा का है। और वो इस तरह है कि एक तरफ तो आइन पाकिस्तान के अंदर पहले कमीशन बनाए गए कि जी अदलिया को आज़ाद करना है और कमीशन होना चाहिए जजेस की तैनाती के लिए जिसमें वोटिंग हो, तो इतना कुछ किया। एक तरफ पूरा जुडिशल कमीशन, पहले एक कमीशन बना और पार्लिमानी कमेटी बनाई गई 18वीं तरमीम में, उसके बाद अब ये जो तरमीम आई है 26वीं आनी तरमीम, इसमें एक नया कमीशन बना दिया। तासुर ये लोगों को दिया जाता है कि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए जजों की जो तैनाती है वो किसी फ़र्द वाहिद के हाथ में नहीं होना चाहिए, जो बेंचों की तश्कील है उसके लिए कोई मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होना चाहिए। और असल में हकीकत क्या निकली कि आइन के अंदर अभी भी इतने चोर दरवाजे मौजूद हैं कि एक तबादले के साथ आप जजों की सीनियरिटी को ऊपर नीचे कर देते हैं और 15 नंबर के जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला के सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं, उसे चीफ जस्टिस भी बना सकते हैं हाई कोर्ट में। और सबसे बढ़ के ये कि एक चीफ जस्टिस जो है, एक चीफ जस्टिस वो जो अली मत कहते थे ना कि एक जनरल, बहरहाल तो एक चीफ जस्टिस जो है वो 5 जजों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कूड़ेदान में फेंक देता है। और उसके बाद कोई तो ये जो सीनियरिटी का मामला है, ये मुफाद आमा का मामला है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, अदलिया की आज़ादी का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, तो डेफिनेटली फिर जो वाहिद रास्ता है वो 184(3) का है। लेकिन अलमिया देखें अदील सरफराज कि वो जो 184(3) की दरख्वास्त आएगी वो आएगी तो हमारे आईनी बेंच के सामने जिसमें मुमकिन तौर पर आमिर फारूक साहब भी अब बैठ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी देखें, अभी तक तो नहीं बैठे, मगर मेरे ख्याल में इन जजों की तैनाती के बाद अब आइनी बेंच जो है वो तो पहले ही बड़ा था अख्तियार के वाले से, अब वो तादाद में भी बड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि एंड पे इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में आइनी बेंच ही रह जाएगा और जो दूसरे रेगुलर जजेस हैं और जो रेगुलर चीफ जस्टिस है वो कहीं शरीयत कोर्ट में उनको भेज देंगे। ज़राए बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ नए कमरा अदालत भी तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि नए नए जजेस आ रहे हैं तो उनके लिए नए नए कमरा अदालत भी, अदालतें जो बेसिकली कहा जाता है कि अच्छा, तैयार की जा रही हैं ताकि वो वहाँ पर आकर अपने केसेस को सुन सकें। तो अब नज़र ये आ रहा है सर, आपने बात की थी ना पहले कि एक जानिब ऑप्शन है 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट का, दूसरी जानिब वसी करने का भी ऑप्शन मौजूद है आइनी बेंच को। अब जुडिशल कमीशन के एक और इजलास बुलाया जा सकता है जिसमें यह भी फैसला हो सकता है कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं, माँ सिवाय जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद, वो जजेस साहिबान जिनके 26वीं आइनी तरमीम पर रिजर्वेशन है, उनको माइनस कर तमाम जजेस को नॉमिनेट कर दिया जाए उस आइनी बेंच में। यानी 17-18 जजेस पर मुश्तमिल। अगर उन्हें माइनस नहीं भी किया जाता तो वो अक़लियत में रहेंगे। बिल्कुल, अब तो फुल कोर्ट में भी वो लेकिन क्योंकि ये इनके लिए तो बड़ी एक विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इंतज़ामिया के लिए कि हमेशा जब भी तरमीम आई है उन पर फुल कोर्ट बैठा है, तो वो भी एक हुज्जत जो है वो दूर हो जाएगी कि फुल कोर्ट बिठा दिया जाएगा और नंबर्स कोर्ट पैकिंग जिस तरह के जजेस साहिबान खुद अब कह रहे हैं कि कोर्ट पैकिंग यहाँ पर हो रही है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो फिर जब वैलिडेट हो जाएगी सर 26वीं आइनी तरमीम, उसके बाद तो फिर मैं समझता हूँ कि ये माइनस या रिवर्सल वाला काम तो जुडिशल रिव्यू अगर नहीं हो पा रहा तो पार्लिमान कैसे इसको रिवर्स करेगा। बहुत से लोग ये खुशफहमी में मुब्तला है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल बरसर इक़्तिदार आएगी तो वो इसको माइनस करेगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब वो लोग हुकूमत में आएंगे और उनको जब 26वीं आइनी तरमीम की सूरत में मातहत अदलिया मिलेगी तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा उसको रिवर्स करना। तो ये अब मेरा नहीं ख्याल कि आपके आइन से वापस इसका कुछ हल निकलता है। 26वीं आइनी तरमीम अब पार्ट एंड पार्सल ही रहेगी। अच्छा, ये वो कहते हैं ना कि जालिम मारे और रोने भी ना दे, तो मेरे ख्याल में अब रोने वालों को तो बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट से निकालने का भी मंसूबा तैयार है। और वो ऐसे है कि कल ही मैं, हमारे बड़े होनहार एक नौजवान रिपोर्टर हैं सईद बलोच साहब, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि ये जो नए जजेस, नए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स में लगाए जाएंगे, तो एक तो पहले ही जो माशाल्लाह चीफ जस्टिस थे वो सारे ही उनकी जो सोच है वो वाज़ेह थी, लेकिन इसके बाद फिर जो जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है जिसके अंदर हाई कोर्ट के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो जो हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस होते हैं सीनियर तरीन, वो उसके मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, और सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस होते हैं, 3, एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन, 2 सीनियर तरीन जजेस, यानी कि 5 होते हैं। जुडिशल काउंसिल जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हक रखती है,
जिसने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकाल बाहर फेंका और जिसने काजी फरीसा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की थी और अनसक्सेसफुल रही थी, तो उसकी अब हैयत और उसकी जो कंपोजिशन है वो अगर बदल रही है, तो उसमें फिर कुछ जो रेफरेंसेस आए हुए हैं, जैसे जस्टिस मंसूर के हवाले से भी कहा जा रहा है, जस्टिस मुनीब के हवाले से भी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, तो अभी तक पेंडिंग रखेंगे बज़ाहिर। तो फिर तो इनको जुडिशल काउंसिल भी, जिस तरह जुडिशल कमीशन के अंदर वो आते हैं ना, सरकार के जो वोटर होते हैं सारे, वो ऐसे पर्चियाँ निकालते हैं कि जी ये हमारा बंदा है तो वोट करा लो, तो जुडिशल काउंसिल में भी यही होगा। तो ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि अभी भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और अभी भी अपना माइंड वो क्लियरली बता रहे हैं, तो उनको तो फिर निकाल बाहर किया जा सकेगा बड़ी आसानी से। बिल्कुल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा किया जाएगा। देखिए, थोड़ी बहुत आवाज़, एक तलवार तो लटक गई ना, तलवार बिल्कुल लटकी रहेगी, लेकिन चाहे वो जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट का या अदालती निज़ाम का हिस्सा हों या ना हो, अगर वो रहेंगे तो शायद इस सिस्टम के लिए बेहतर होगा और उनको एक ये भी ऑप्शन होगा कि भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कुछ आवाज़ें हैं जो डाइसेंट भी कर रही हैं और मालूम है उनको कि वो सिर्फ डाइसेंट की हद तक ही रह सकती हैं, तो उनको रहने दिया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है असल काम का, वो दीगर जो असल जजेस हैं वो करते रहेंगे, उनको रहने तो दिया जाएगा, लेकिन ये जो डाइसेंट है ना, ये डिक्टेटर्स को बर्दाश्त नहीं होती। ये तो डेमोक्रेट्स के लिए काबिल बर्दाश्त होती है ना। बहरहाल अदील, कोई नई डेवलपमेंट भी आज है, कोई मुलाकातें भी हैं सुप्रीम कोर्ट में? सर, IMF के वफ्द की कहा जा रहा था कि एक मुलाकात है, अभी तक उसके हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। बताया गया था कि तकरीबन 11:30 बजे ये मुलाकात होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और उस मुलाकात में क्योंकि अब जो जुडिशल कमीशन में तैनातियाँ की गई हैं गुज़िश्ता रोज़, उन पर भी बहस होनी है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या ओवरऑल पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उस पर एक ब्रीफिंग चीफ जस्टिस याई अफरीदी ने देना है IMF को। हो सकता है कि सीनियर प्यूनिट जज से भी मुलाकात करें, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं है। जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात होगी और वो उनको ब्रीफ करेंगे जो हालिया तैनातियाँ हुई हैं, और उसमें हो सकता है जो सीनियरिटी का इशू है ये भी मौजूए बहस बन जाए। मगर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अगर IMF का वफ़द जो है वो जुडिशल मामलात के ऊपर भी अब मुलाकातें कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद भी वाज़ेह हो सकती हैं। चीफ जस्टिस याई अफरीदी साहब का जो किरदार है उसके ऊपर भी खुलकर बात हो सकती है। देखिए, सवाल ये भी है ना कि जो IMF है वो महज़ब और जमहूरी ममालिक में जाकर जजों से नहीं मिलता, क्योंकि वो वहाँ की हुकूमतों, वहाँ के वज़ीर कानून, वहाँ के अटॉर्नी जनरल, उनकी बात पे एतबार करता है। मगर यहाँ पे हमारी हुकूमत, चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, चाहे लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ है, चाहे अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान है, इनकी बात की वो वक़्त ही नहीं है कि जिसको IMF वाले जिस पे यकीन करें। तो वो अब ज़ाती तौर पे जजेस से मिल रहे हैं, और मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिसमें जो लैंडिंग एजेंसीज़ हैं, जो डोनर्स हैं, वो हमारी अदालतों के जजों से भी जाके मुलाकातें करते हैं और ये मालूम करने के लिए कि अब आइन में उनको इजाज़त देते हैं और हम भी उनको बड़े फ़ख्र से इजाज़त देते हैं। और मेरे ख़्याल में इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि 26वीं आईनी तरमीम ने जो है हमारी अदलिया को आज़ाद करने की बजाय मज़ीद महकूम बताया जा रहा है कि वफ़द पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में। मैं ज़रा चेक कर लूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। मतीउल्लाह जान MJ TV से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।